हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहला टॉपिक है कि इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखो, जिसमें आप क्या लिख सकते हो कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच रेगुलेट्स द रिलेशंस अमंग द वेरियस नेशंस। तो इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच जो रिलेशनशिप है उनको रेगुलेट करता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो आज का ईरा है, टूडेज ईरा, इट इज़ अ ईरा ऑफ इंटरनेशनलिज्म। ये एक ऐसा समा है जो कि इंटरनेशनलिज्म का समा है, अंतर्राष्ट्रीयवाद का समा है। अंतर्राष्ट्रीयवाद का मतलब क्या है कि आज के टाइम पे हर नेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, कोई भी नेशन फ्री नहीं है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। नो वन नेशन इज सेल्फ सफिशिएंट। ईच एंड एवरी नेशन डिपेंड्स अपॉन द अदर फॉर इट्स सर्वाइवल। हर एक नेशन दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। इवन आप कोई बड़ा से बड़ा नेशन देख लो, स्मॉल से स्मॉल नेशन देख लो, आपस में एक दूसरे के ऊपर सभी डिपेंड है। कोई किसी से ऑयल मंगवा रहा है, कोई खनिज मंगवा रहा है, कोई किसी को कच्चा माल दे रहा है, कोई किसी से पक्का माल ले रहा है। तो सभी कंट्रीज पूरे वर्ल्ड की, चाहे वो जितनी मर्जी पावरफुल कंट्री क्यों ना हो, अपने सर्वाइवल के लिए औरों के ऊपर डिपेंड है। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो ऑब्वियस सी बात है दे एंटर्ड इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस। वो इंटरनेशनल रिलेशंस में एंटर होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब कंट्रीज डिफरेंट आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाएंगी, तो इंटरनेशनल रिलेशंस बनाएंगी तभी तो वो आपस में एक दूसरे के साथ डील करते हैं। तो बच्चों, इंटरनेशनल रिलेशन जब बनाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डील करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार उनमें डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। बहुत बार उनमें क्या हो जाता है, डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ इन डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करना है, इससे भी डील करता है। इंटरनेशनल लॉ इनके रिलेशंस कैसे आपस में रहेंगे, इससे भी डील करता है। इंटरनेशनल लॉ कंट्रीज के बीच पाए जाने वाले संबंधों को रेगुलेट करता है। दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल लॉ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बच्चों, इसकी डेफिनेशंस की बात करूं तो डेफिनेशंस में सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन ओपेनहाइम ने दी है। चलो बच्चों, डेफिनेशंस को बताने से पहले आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल लॉ के फादर हैं वो ग्रोटियस को माना जाता है। ग्रोटियस को इंटरनेशनल लॉ के फादर माना जाता है। हाउएवर, ये जो टर्म थी इंटरनेशनल लॉ, ये सबसे पहले बेंथम ने यूज़ की थी। बेंथम जो हमारे स्कॉलर हैं, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी इन 1789, 1799 में। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, इस बुक में उन्होंने इंटरनेशनल लॉ वर्ड का यूज़ किया था। लेकिन फादर जो इंटरनेशनल लॉ का वो ग्रोटियस को माना जाता है, पर बेंथम ने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया था इंटरनेशनल लॉ का। अब बच्चों, अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं, ओपेनहाइम क्या बोलते हैं, द लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ is the name for the body of customary and conventional rules with which are, यहाँ which होगा बच्चों, which are considered legally binding by civilized state in their intercourse with each other। तो ओपेनहाइम क्या बोलना चाहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशन कुछ रूल्स का, कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स की बॉडी है जो सिविलाइज स्टेट अपने इंटरकोर्स, आपस में जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसमें फॉलो करते हैं। तो बट अकॉर्डिंग टू ओपेनहाइम ये बोलना चाहते हैं कि 3-4 वर्ड्स यूज़ किए ओपेनहाइम ने मेनली। पहली बात इन्होंने ये बोली कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स। कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स। दूसरी ने बात बोली जो कि सिविलाइज स्टेट फॉलो करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। तो ये 2-3 बातें जो मेन है लॉ ऑफ नेशन, इंटरनेशनल लॉ
कुछ बॉडी ऑफ रूल्स या कस्टमरी कन्वेंशनल रूल्स जो कि सिविलाइज्ड आपस में फॉलो करते हैं। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन दी थी ओपेनहाइम ने, इस डेफिनेशन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। अब हम इसके क्रिटिसिज्म देखेंगे जो कि बड़े महत्वपूर्ण है। पेपर में क्वेश्चन अक्सर आता है कि डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ ओपेनहाइम डेफिनेशन रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ। तो अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके क्रिटिसिज्म देखेंगे। ओपेनहाइम ने जो डेफिनेशन दी, इट वाज नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी पीपल्स ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। अब हम देखेंगे कौन से पॉइंट्स थे जिस पे इसको क्रिटिसाइज किया गया। इससे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ का अगर आप पूरा रिवीजन सेशन लेना चाहते हैं और रेगुलर सेशन लेना चाहते हैं, आप पूरे A to Z जिसमें हमने सब कुछ अच्छे से डीपली डिस्कस किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9816492276। इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। पेड सेशंस हैं पर हाँ बिल्कुल जेन्युइन कॉस्ट है, आप पे कर सकते हैं, इतनी कॉस्ट है जेन्युइन। जितनी नॉर्मल बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ने को पैसा देता है उससे भी कम कॉस्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके अगर आपको नोट्स चाहिए इंटरनेशनल लॉ के, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, प्रॉपर्टी लॉ के, फैमिली लॉ के या किसी भी सब्जेक्ट के, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल हुए आपके सिलेबस के नोट्स, वैसे हमारे पास अवेलेबल होंगे, मैक्सिमम जो है टाइम अवेलेबल होते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स भी पेड है पर हाँ कॉस्ट अफोर्डेबल है, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। और बच्चों अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे फ्री लेक्चर्स के लिए, तो आप हमें इन नंबर्स पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या बोला गया, जो क्रिटिक्स थे वो क्या उन्होंने क्या बोला कि ओपेनहाइम ने क्या बोला कि लॉ ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ कस्टमरी कन्वेंशनल रूल्स अप्लाइड बाय द स्टेट्स इन द इंटरकोर्स विद ईच अदर। तो स्टेट्स वर्ड यूज किया गया था ओपेनहाइम के जरिए, और स्टेट वर्ड यूज करके क्रिटिक्स ये मानते हैं कि जो हमारे ओपेनहाइम थे उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की स्कोप को बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया, स्मॉल कर दिया, छोटा कर दिया। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ केवल स्टेट की स्टडी नहीं करता है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी भी करता है। हमारे UNO है, हमारा ILO है, हमारा WTO है, WHO है, वो सारे इंटरनेशनल लॉ के जरिए गवर्न होते हैं। ये केवल स्टेट्स के रिलेशनशिप को नहीं बताता, ये स्टेट और NGOs, स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशंस को भी बताता है। तो पहला पॉइंट इस पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया गया। दूसरा, ओपेनहाइम ने इंडिविजुअल के पोजीशन को इंटरनेशनल लेवल पे इग्नोर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल का भी इंटरनेशनल लॉ में पूरा एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है इसकी। पायरेसी, जो कि पायरेसी करी जाती है समुद्री जहाज़ों में, लुटेरे जो लूट लेते हैं जहाज़ों को, तो वो इंडिविजुअली करते हैं, उनके ऊपर केसेस चलते हैं। इंटरनेशनल लॉ में इंडिविजुअल्स को भी रेगुलेट किया जाता है। अभी अभिनंदन जो थे हमारे भारत के, वो पाकिस्तान चले गए थे जहाज़ लेकर, तो उनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ के अंडर केस चला। तो बोलने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल को इग्नोर किया था ओपेनहाइम ने, बट इंडिविजुअल भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लॉ में। इस पॉइंट पर भी क्रिटिसाइज किया गया। सिविलाइज स्टेट, ओपेनहाइम ने क्या यूज़ किया था वर्ड सिविलाइज स्टेट। सिविलाइज स्टेट का मतलब बेसिकली क्या था ओपेनहाइम के अनुसार, जो स्टेट्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते, जो स्टेट क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे, उन कंट्रीज को इसने सिविलाइज स्टेट माना था। लेकिन इंटरनेशनल लॉ केवल क्रिश्चियनिटी के ऊपर फॉलो नहीं होता, कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के ऊपर फॉलो होता है, सेकुलर भी और नॉन सेकुलर भी। तो इसलिए भी इसकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया कि डेफिनेशन बड़ी ड्रॉबैक्स है डेफिनेशन में। आगे, इग्नोर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट। ओपेनहाइम ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, इनको भी इग्नोर कर दिया। अब बच्चों ये होते क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, आगे कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोर्सेज बहुत प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 38 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 38 ऑफ स्टैच्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ का जो स्टैच्यूट है उसमें दिए हुए हैं। तो उसमें 5-6 सोर्सेज हैं, उसमें 4-5 सोर्सेज हैं। उसमें एक सोर्स है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, और रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट लिखो आप, सिविलाइज्ड स्टेट रहने दो। वैसे सिविलाइज्ड स्टेट में वर्ड बोलूं तो आप ये मत समझना क्रिश्चियन स्टेट है। ओपेनहाइम का ये मानना था, मेरा मानना नहीं है। तो सिविलाइज्ड स्टेट अगर मैं लिखूंगा तो कुछ गलत भी नहीं है, इसका मतलब मेरे अनुसार वो स्टेट है जो सिविलाइज्ड हो चुके हैं, ना कि क्रिश्चियन स्टेट है मेरे अनुसार। ओपेनहाइम ने इसको सिविलाइज्ड को क्रिश्चियनिटी के साथ लागू वो अटैच किया था, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। तो बच्चों
जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाई सिविलाइज स्टेट प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन प्रिंसिपल्स को पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उन प्रिंसिपल्स को ओपेनहाइम ने इग्नोर कर दिया, इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। ये होते क्या, हम सोर्सेज वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। जनरली आप समझ लीजिए कुछ प्रिंसिपल्स जो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज फॉलो करती हैं अपने डोमेस्टिक लॉज में, जैसे रेस जुडिकाटा, प्रिस्क्रिप्शन, एस्टॉपल, तो इसको माना जाता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाई सिविलाइज्ड स्टेट। ये फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिए जाते हैं। बॉडी ऑफ रूल्स क्या हुआ, ओपेनहाइम ने वर्ड यूज किया बॉडी ऑफ रूल्स। इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशंस इज अ कस्टमरी और कन्वेंशनल बॉडी ऑफ रूल्स। इसने कस्टमरी और कन्वेंशनल बॉडी ऑफ रूल्स वर्ड यूज किया और क्रिटिक्स मानते हैं कि बॉडी ऑफ रूल्स वर्ड यूज करके इसने इंटरनेशनल लॉ को स्टैटिक बना दिया, बल्कि इंटरनेशनल लॉ कैसा सब्जेक्ट है, वो डायनामिक है, वो चेंजेबल है, सोसाइटी में चेंज होता है, स्टैटिक नहीं है। पर ये बॉडी ऑफ रूल्स टर्म जो है बड़ी नैरो है और बड़ी स्टैटिक टर्म है, जो इंटरनेशनल लॉ को स्टैटिक बना देती है। इन ग्राउंड्स पे इसको क्रिटिसाइज किया गया। एक पॉइंट यहाँ पे छोटा सा छूट गया कि इसने बोला था कि इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशंस इज बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स। इसने फोकस किया था कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स के ऊपर, पर सोर्सेज ऑफ लॉ में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट ये भी आता है, तो इसको इग्नोर किया इसने। ये पॉइंट आपने इसमें लिखना है ऊपर वाले में, ठीक है। अब बच्चों ये सारा पढ़ने के बाद क्या हुआ, बाद में ओपेनहाइम की डेफिनेशन को रिवाइज किया गया। 1992 में 1992 में दो पर्सन थे, एक अर्थुस बार्ट्स और एक जैनिंग, रॉबर्ट जैनिंग और अर्थुस बार्ट्स। इन्होंने इसकी डेफिनेशन को रिवाइज किया और रिवाइज डेफिनेशन क्या है मैं बोलूंगा, आप लिख सकते हैं कॉपीज में। इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स विच आर लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स in their intercourse with each other. These rules are primarily those which govern the relations of states. But state is not only the subject of international law. International organizations and to some extent individual may be the subject to rights conferred and duties imposed by the इंटरनेशनल लॉ। तो इस प्रकार से जो रिवाइज डेफिनेशन थी उसने मैक्सिमम जो कमियां थी उसको दूर कर दिया। केवल स्टेट वर्ड यूज नहीं किया, इसके अलावा सिविलाइज स्टेट वर्ड यूज नहीं किया, इसके अलावा जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस कर दिया, कस्टमरी कन्वेंशन रूल्स को जो है फोकस नहीं किया ओनली। तो इससे इस तरह से इसकी डेफिनेशन को ठीक किया गया। अब हम कुछ एक और स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ओपेनहाइम की डेफिनेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 3 डेफिनेशन मैंने और लिखी हैं जो आपने अच्छे से पढ़नी है। मैं आपको बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये जो 3 डेफिनेशन है उसमें से एक डेफिनेशन ये वाली है, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। दूसरा जो मैंने आपको ओपेनहाइम की डेफिनेशन बताई उसको भी यूजीसी नेट में अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों देखिए हमारी अपनी एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी है लॉ विद ट्विंस के नाम से, लॉ विद ट्विंस। आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं और वहाँ जाके हमारी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके वहाँ पे हमारी सर्विसेज का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन को भी अपनी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। जैसे आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे लॉगिन के लिए आएगा, आप लॉगिन करोगे, वहाँ पे आपने आउटर बैच सेलेक्ट करके नीचे ओके करना है, उसके बाद आपको हमारी एप्लीकेशन खुल जाएगी। उसमें आपको जो भी फ्री और पेड लेक्चर है वो सारे आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो बच्चों ब्रायरले क्या बोलते हैं, दिस इज ब्रायरले नॉट ब्रायरटे, दिस इज ब्रायरले। ब्रायरले क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद वन अनदर। तो ब्रायरले बोलते हैं कि बॉडी इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशन एक बॉडी ऑफ रूल्स है जो कंट्रीज़ के ऊपर इनके रिलेशंस के में बाइंडिंग होती है, आपस में जो रिलेशंस कंट्री बनाती हैं उसको उसमें कंट्रीज़ के ऊपर जो बाइंडिंग होती है रूल्स वो होती है इंटरनेशनल लॉ। हैकबोर्थ क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट। तो ये एक बॉडी ऑफ रूल्स है इंटरनेशनल लॉ जो गवर्न करता है रिलेशंस अमंग द डिफरेंट स्टेट्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कॉलरिज, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है लॉर्ड कॉलरिज, इन द केस क्वीन वर्सेस कीन। ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार कि क्वीन वर्सेस कीन के केस में किस जज ने इंटरनेशनल लॉ की जजमेंट दी थी, तो वो थे इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन दी थी वो थे लॉर्ड कॉलरिज। लॉर्ड कॉलरिज क्या बोलते हैं, इट इज दैट कलेक्शन ऑफ यूसेजेस विच सिविलाइज्ड स्टेट हैव एग्रीड टू देयर डीलिंग विद वन अनदर। इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशन उन यूसेज का कलेक्शन है जिसको सिविलाइज्ड स्टेट ने एग्री किया है अपने रिलेशनशिप में मानने के लिए। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आई होप बच्चों आपको
डेफिनेशन अच्छे समझ आ गई होंगी। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।